कहानी की शुरुआत में हम बेन और उसके कजन एली को देखते हैं, जो इस वक्त एक ज्वेलरी की दुकान तक हीरे पहुंचाने का काम कर रहे थे। एली इस काम में नया था और साफ तौर पर घबराया हुआ लग रहा था। तब बेन ने उससे पूछा कि अपनी बंदूक लाया है ना, लोड करके रख उसको। वहीं दूसरी ओर हम डेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अभी अभी जागा था। डेविस एक बेहद चालाक चोर लुटेरा है जिसने आज तक न जाने कितनी चोरियां की, पर कभी रत्ती भर का भी सबूत नहीं छोड़ा। अब वो अपने प्लान के मुताबिक एक आदमी का पीछा करने लगा जिसकी कार पे उसने पहले ही ट्रैकर लगा रखा था। उसने एकदम आराम से मसूद नाम के उस आदमी की गाड़ी को ओवरटेक किया और एक पतली सड़क पर गाड़ी बीच में ही रोककर डिग्गी खोल दी। जैसे ही मसूद गाड़ी से उतरा कि भाई साइड हो, रास्ता साफ कर, डेविड ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी और पूछा कि कोई हथियार तो नहीं है तुम्हारे पास। मसूद ने कहा कि गाड़ी के अंदर है। डेविड ने मसूद से उसके फोन का पिन पूछकर उसे डिक्की में बंद कर दिया, ये कहते हुए कि पानी है उसमें। फिर उसने जल्दी से गाड़ी से उसका फोन निकाला और वहां से चल दिया। उधर ज्वेलरी की दुकान के मालिक सैमी ने बेन से नए लड़के के बारे में पूछा। फिर सैमी ने बेन को एक ब्रीफकेस दिया जो नकली हीरो से भरा हुआ था। फिर उसने अलग से सच बताया, वो लोग असल में हीरो के 2 सेट ले जा रहे हैं जिनकी कीमत लगभग $3 मिलियन थी। असली हीरे बेन के मोजों में छुपाए गए थे। उसने बेन से कहा कि वो नया लड़का है ना, उसे इस बारे में मत बताना। बाहर जाकर सैमी ने एली से कहा कि अपनी बंदूक दिखा। बंदूक देखकर वो कहने लगा कि ये इतना पुराना असला कहां से लेकर घूम रहा है तू, कभी हाथ में फट जाएगी। उसने एली को एक बेहतर बंदूक देते हुए कहा कि काम पूरा होने के बाद वापस कर देना मुझे, और इशारा किया कि बाहर एक गाड़ी तुम लोगों को फॉलो करेगी तुम्हारी सेफ्टी के लिए। जैसे ही बेन और एली वहां से निकले, डेविस ने दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी की और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जब वो एकदम शांत डिलीवरी वाली जगह पर पहुंच गए तो डेविस ने नकाब पहना, उनकी गाड़ी में टक्कर मारी और तुरंत दोनों के ऊपर बंदूक तान दी। एली तो बेचारा वहीं जम गया। फिर डेविस ने बेन को अपने फोन पर उसके घर की वीडियो दिखाते हुए उसकी बीवी का नाम लिया कि मेरा आदमी तेरे घर के बाहर खड़ा है। उसने एली से कहा कि दोनों अपने फोन्स और गन्स मेरी गाड़ी के अंदर फेंक दो, जो एली ने तुरंत कर दिया। उसने असली हीरे और उनकी कीमत का सर्टिफिकेट दोनों मांगे और साथ ही ये भी साफ कह दिया कि मुझे ब्रीफकेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बेन ने पहले तो ना समझने का नाटक किया कि भैया मुझे तो ब्रीफकेस ही मिला था, लेकिन डेविस ने सीधा कहा कि ये हीरे इंश्योर्ड हैं, मालिक को इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे, तू क्यों अपनी जान दे रहा है। डेविस बहुत कुछ जानता था, इसलिए बेन ने आखिरकार मान ही लिया कि असली हीरे उसके बाएं मोजे में छुपे हुए हैं। उसने धीरे से उन्हें निकाल कर दिखाया। डेविस ने हीरे ले लिए और जल्दी से मसूद को अपनी गाड़ी की डिक्की से बाहर निकाल दिया, लेकिन इतने में एली ने चुपके से अपनी पुरानी बंदूक निकाल ली जो अभी भी उसके पास ही थी। अब जैसे ही डेविस वहां से जाने लगा, एली ने तुरंत उस पर गोली चलाई, लेकिन उसकी वो पुरानी बंदूक मिस फायर कर गई और डेविस पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी बच गया। तुरंत एक्शन लेते हुए डेविस ने गाड़ी पीछे ली और तेज रफ्तार से वहां से निकल गया। वो शहर की सड़कों से होता हुआ एक पार्किंग गैराज में घुस गया, पर वो साफ तौर पर हिल गया था क्योंकि आज वो मरने के बहुत करीब था। वहां उसने अपनी आंखों से कॉन्टैक्ट लेंसेज निकाले और खुद को साफ किया। फिर उसने गाड़ी को ढक दिया और दूसरी गाड़ी बदलकर गायब हो गया। खैर इसी दौरान हम डिटेक्टिव लू और उसके साथी को देखते हैं जो हीरो की लूटपाट वाले केस की जांच कर रहे थे। उन्होंने बेन से कुछ सवाल किया और उसकी टाइमिंग के ऊपर शक जताया। जिस दिन तुम $3 मिलियन के हीरे ले जा रहे थे, उसी दिन तुम्हारे साथ लूटपाट हो गई, और साथ ही चोर को तुम्हारी पत्नी का नाम कैसे पता था। मगर बेन ने सीधे तौर पर कहा कि मैंने कोई जानकारी लीक नहीं की। फिर एली ने कबूल किया कि जाते वक्त मैंने गोली चलाई थी, लेकिन निशाना सही नहीं लगा। डिटेक्टिव्स ने यह भी पूछा कि जब मौका था तो चोर ने गोली क्यों नहीं चलाई। खैर लू का मानना था कि ये काम किसी ऐसे अपराधी ने किया है जो उन्हें काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था। साथ ही वो जो भी इंसान है वो वायलेंस से बचता है और इसी हाईवे के आसपास कांड करके तुरंत गायब हो जाता है। दूसरी ओर इसी वक्त डेविस अपने फ्लैट पर पहुंच गया और हीरे उसने एक कप में डाल दिए। जब उसने अपना नकाब देखा तो उस पर खून के दाग नजर आए। अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद पार्किंग गैराज में जो गाड़ी छोड़ी है उसके अंदर भी खून रह गया हो। शाम को डेविस मिस्टर मनी नाम के अपने एक साथी से मिला जो उसके चोरी किए हुए सामान को बेचने का काम करता था। उस आदमी ने पूछा कि सब कैसा चल रहा है। तब डेविस ने बताया कि आज चोरी में थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैं बाल बाल बचाऊं मरने से, यहाँ से गोली गई है मेरे। साथ ही उसने कहा कि अगला प्लान जो हमने बनाया था वो बहुत खतरनाक लग रहा है, अब मुझे मैं शायद कर नहीं पाऊंगा। इस पर उस आदमी ने सीधे सीधे पूछा कि इससे बेहतर प्लान है क्या तेरे पास। तो डेविस ने कहा कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। उस रात डेविस ने शैरन के बारे में जानकारी निकालनी शुरू की
जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। शैरन इस वक्त भी मुनरो नाम के एक बहुत अमीर आदमी को अपनी पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रही थी। उसने उसके शानदार घर की तारीफ की और कहा कि कंपनी ऐसे ही लोगों को तो बचाना चाहती है सर, गरीबों के पास खोने को है ही क्या। शैरन ने अमीर बुढ़े की तारीफ की और लग रहा था कि मुनरो उसकी बात मान के डील साइन कर ही देगा, लेकिन फिर गलती से शैरन ने मुनरो की होने वाली मंगेतर, जो कि बहुत जवान थी, उसे उसकी बेटी समझ लिया और वहां से डील होने के चांसेस भी थोड़े कम से हो गए। जब उसके साथियों ने पूछा कि डील हुई कि नहीं तो उसने कहा कि वो अभी सोच रहा है। फिर उसने अपने बॉस फिल से अपनी प्रमोशन के बारे में पूछा, लेकिन फिल ने बात टरका दी। खैर, जो $3 मिलियन के हीरे चोरी हुए थे उसकी इंश्योरेंस शैरन की कंपनी ने ही कर रखी थी। शैरन के बॉस फिल ने उससे कहा कि पुलिस में तुम्हारे कांटेक्ट है ना, तो तुम ये वाला केस संभालो। किसी भी तरीके से अगर जल्द से जल्द चोर पकड़े गए तो हमें ये पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन शैरन मुनरो वाले केस से हटना नहीं चाहती थी, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए मलीन नाम की लड़की तुरंत बीच में कूद गई और उसने कहा मैं संभाल लूंगी वो वाला काम। खैर, शैरन को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। इस वक्त सैमी नाम के उस ज्वेलर से भी लूट के बारे में पूछताछ की जा रही थी। डिटेक्टिव्स को ये भी शक था कि कहीं इंश्योरेंस का पैसा खाने के चक्कर में चोरी खुद ही तो नहीं करवाई गई। मगर सैमी तुरंत अपना बचाव करने लगा। उसने कहा कि 27 साल से मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ और साथ में 2 और स्टोर बना चुका हूँ। अब मैं अपनी रेपुटेशन को रिस्क पे क्यों डालूंगा। उसने जोर देकर कहा कि मैंने डिलीवरी के बारे में किसी को फोन नहीं किया, सिर्फ एक मेल भेजा था। ये सुनते ही डिटेक्टिव लू समझ गया, अगर चोर ने उसकी ईमेल को ही हैक कर लिया हो तो उसे शिपमेंट की सारी जानकारी मिल गई होगी। वहीं दूसरी ओर डेविस अपने हैकर को पैसे दे रहा था ताकि वो शैरन के सोशल मीडिया को ढंग से देख पाए। वो जानना चाहता था कि वो किस किस से बात करती है। यहाँ से साफ हो गया कि वो सिर्फ लूट को प्लान नहीं करता था, वो इंश्योरेंस वालों की तरफ से भी पता लगाता था कि किसके पास कौन सी महंगी चीज है जिसका वो इंश्योरेंस ले रहे हैं। बाद में डेविस जब एक रेड लाइट पर रुका था तभी माया नाम की एक औरत ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। वो गुस्से में पूछने लगी कि तुमने गाड़ी क्यों रोकी। डेविस ने शांत रहकर लाल बत्ती की तरफ इशारा किया और पूछा कि तुम ठीक हो। वो घबरा कर बोली कि मैं लेट हो रही थी और ये गाड़ी मेरे बॉस की है। एक्सीडेंट के बाद माया ने डेविस से कहा कि अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस दिखाओ मुझे, मैं सॉर्ट करवा लूंगी। गलती माया की थी, पर डेविस पुलिस के पचड़े में तो नहीं पड़ना चाहता था। उसने गाड़ी से नोटों की गड्डी निकाल कर कहा कि मैं अभी भर देता हूँ आपका जितना नुकसान हुआ है। माया ने उसे गौर से देखा और पूछा कि हमेशा इतने पैसे साथ रखते हो तुम। मगर डेविस ने बात बदलते हुए कहा कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, जल्दी बताओ कितने पैसे चाहिए। पर माया ने मना कर दिया। उसने कहा कि कंपनी की गाड़ी है, मुझे सही तरीके से रिपोर्ट करना पड़ेगा वरना मुझे नौकरी से निकाल देंगे। जिसके बाद डेविस को मजबूरन उसे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दिखानी पड़ी। बाद में शैरन एक कैफे में डिटेक्टिव लू से मिली ताकि हीरो की चोरी के बारे में बात कर सके। उसने कहा कि ज्वेलर और कुरियर दोनों के ऊपर लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाओ। ये सुनते ही लू तुरंत समझ गया कि इंश्योरेंस वाले पैसे देने से बचना चाहते हैं। खैर, फिर लू ने उसे कुछ डेटा दिखाया जिससे ऐसा लग रहा था कि इस क्राइम में इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कोई शामिल हो। खैर, फिर लू ने बातों बातों में बताया कि जो लोग तुमसे इंश्योरेंस कराते हैं उन्हीं के यहाँ पे चोरी हो जाती है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी में कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है चोरों से। खैर, बाद में पुलिस स्टेशन जाकर भी लू ने इसी थ्योरी पर काम किया। उसने पुराने केस निकाले, छोटी मोटी लूट को हटा दिया। क्योंकि चोर वायलेंस से बचता था तो उसने ज्यादा वायलेंस वाले केस भी हटा दिए। जो केस बचे उनके अंदर उसे एक पैटर्न दिखाई दिया। ये सारे हाईवे नंबर 101 के पास ही हो रहे थे। इन सभी लूटपाट के केसेस में कोई भी बिना वजह की हिंसा नहीं हुई और लूटने वाला बहुत ही सफाई से बचकर निकल गया। अब लू को पूरा यकीन हो गया था कि इस सब के पीछे एक ही आदमी है। लू के बॉस को उसकी थ्योरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इतने सारे केसेस को दोबारा खोलना डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, उनकी थू थू हो जाएगी मीडिया में। उसके बॉस ने सीधे तौर पे कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, हमारा काम है सॉल्व्ड केसेस का नंबर बढ़ाना। ये सुनकर लू निराश होकर वहां से चला गया। उसे पूरा यकीन था कि इन केसेस में जिसे भी पकड़ा गया है गलत ही है वो। दूसरी तरफ मिस्टर मनी ओरमान नाम के एक आदमी से मिला जिससे वो अगला मिशन करवाना चाहता था, क्योंकि अब डेविस ने तो उसे करने से मना कर दिया, ये बोलकर कि बहुत रिस्की है, किसी को चोट लग सकती है। लेकिन प्लान तैयार था और ओरमान को किसी को चोट लगे कोई मरे इससे घंटा फर्क नहीं था, तो वो तुरंत मान गया।
अगले दिन प्लान के मुताबिक एक डिलीवरी वाला बंदा हीरे एक ब्रीफकेस के अंदर लेकर उसे अपने हाथ से हथकड़ी से बांध के जैसे ही अंदर घुसने लगा, पीछे से ओरमान उस पर टूट पड़ा। उसने बंदूक दिखाते हुए सबको डराया। उसके अंदर दया नाम की चीज ही नहीं थी। उसने कुरियर वाले को बहुत मारा और आखिरकार चाबी निकलवा ली। फिर एक औरत को उठाकर उसने जबरदस्ती सारे गहने एक बैग में भरने को कहा और आखिर में भी गोली चलाकर सबको डराने के बाद वहां से निकला। इसी दौरान डेविस ने माया को माइक के नाम से मैसेज भेजा और उसे डिनर के लिए पूछा। माया मान तो गई, लेकिन उस रात वो डेट के लिए थोड़ा लेट पहुंची। ये जगह माया को थोड़ी फैंसी लग रही थी। उसने कहा कि मैं थोड़ी नॉर्मल सी जगह पे जाना चाहती हूँ, तो दोनों वहाँ से निकलकर एक स्ट्रीट फूड वाली जगह पर आ गए। क्रिस की इस खतरे से भरी हुई ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी के अंदर माया एक रंग की तरह आई थी। उनकी डेट भी काफी अच्छी गई। माया के जाने के बाद डेविस पास के एक टेलीविजन को देखने लगा। ब्रेकिंग न्यूज में एक ज्वेलरी शॉप के अंदर हुई लूटपाट दिखाई जा रही थी, जो आज सुबह 10 बजे के करीब हुई थी। लुटेरे ने पूरा टाइम मोटरसाइकिल हेलमेट पहना हुआ था, जिससे उसका चेहरा कोई नहीं देख पाया। रिपोर्टर ने इसे भी काफी समय से हो रही हाई प्रोफाइल चोरियों से जोड़ा। पुलिस गवाहों की मदद से कोई सुराग बटोरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस किसी के पास भी चोर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। फिर लू ने फुटेज को ध्यान से देखा। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। जगह, टाइमिंग और तरीका तो काफी हद तक पैटर्न से मिल रहे थे, लेकिन इस चोर की हरकतें अलग लग रही थी, क्योंकि पिछले वाला चोर लड़ाई झगड़े वायलेंस से बचता था, मगर इस लूट को अंजाम देने वाला चोर गुस्से से भरा हुआ था, लोगों को मार रहा था। लोगों को पूरा शक था कि या तो चोर बदल गया है या फिर किसी और ने ये काम किया है। उधर डेविस गुस्से में मिस्टर मनी से मिलने गया। उसने सीधा सीधा कहा कि ये मेरा प्लान था, ऐसे कैसे किसी और से करवा लिया। मगर मनी कहने लगा कि तूने किया क्या है, तेरी फट रही थी इस काम से। डेविस ने जोर दिया कि बात पैसे की नहीं है, भरोसे की है। तब मनी ने कहा कि अगर मैं ना होता ना तो तू यहाँ तक पहुंचा ही ना होता कभी। इस तरह दोनों के बीच में बात थोड़ी और बिगड़ गई। फिर बाद में मनी ने ओरमान से मिलकर एक नया प्लान बनाया। अब वो खुद कुरियर को लूटने के बजाय डेविस को काम करने देंगे और बाद में उसी को लूट लेंगे। सारा रिस्क उसका और बाद में हम निकल जाएंगे। खैर, फिर मनी ने ओरमान को एक हैकर का नाम दिया, जिसे डेविस इस्तेमाल करता है, और कहीं जाए ना जाए वहां जरूर जाएगा वो। जल्दी ही डेविस अपने कॉन्टैक्ट से नई जानकारी लेकर निकला। इतने में ओरमान ने चुपके से उसकी गाड़ी पर एक ट्रैकर लगा दिया। इधर अपने फ्लैट पर वापस आने के बाद डेविस ने शैरन के शेड्यूल और उसकी पर्सनल डिटेल्स पर ध्यान से रिसर्च की। फिर अगले दिन वो उसे बड़े नॉर्मल तरीके से बाहर मिला। उसने उसकी गाड़ी की तारीफ की तो शैरन ने मजाक में कहा कि जिंदगी बोरिंग गाड़ियों के लिए बहुत छोटी है। शैरन ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कौन सी कार है, तो उसने पूरे टशन में जवाब दिया कि डिपेंड करता है कौन सा दिन है, आज तो मेरे पास एक खास गाड़ी है। इस पर शैरन हंसी और बोली कि अगर तुम इतनी आसानी से गाड़ी बदल सकते हो तो मुझे भी तुम्हारा ही काम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तब डेविस ने उससे कहा कि अच्छा चलो मॉडल गेस करो कौन सी कार है, अगर तुमने सही गेस किया तो मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा। फिर उसने थोड़ा सोचा और एक गाड़ी का नाम लिया, साथ ही उसने कलर भी गेस किया। कलर तो एकदम सही था, लेकिन बदकिस्मती से मॉडल गलत निकला और इस तरह दोनों के बीच में बढ़िया बातचीत शुरू हो गई। डेविस ने शैरन को भी अपना नाम माइक बताया। उधर पुलिस स्टेशन में टीम ने लूट की आखिरी कैमरा इमेज देखी। अब लू ने दोबारा पूछा कि ये आदमी जो है ये 101 हाईवे के आसपास दिखा है कभी, जिसका जवाब था नहीं, ये हाईवे पर नहीं आया। जिसके बाद लू ने कहा कि ये लास्ट कैमरा यहाँ पर था और हाईवे के बीच में ज्यादा जगह नहीं है, इतने एरिया में उसने गाड़ी बदली है। उसने जोर दिया कि पूरे एरिया को सर्च किया जाए। बाद में माया डेविस के घर आई। उसने महसूस किया कि तुम्हारा घर कितना खाली लग रहा है, ना तो तुम्हारी कोई फोटो है ना कुछ और। तब डेविस ने कहा कि मुझे ये सब ज्यादा पसंद नहीं है। उसने म्यूजिक चलाया और डांस के लिए डेविस को खींच लिया। वो मजाक मजाक में कहने लगी किसी और को तुम्हें इंसान बनाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे डेविस रिलैक्स हुआ और उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ गई। फिर अगली सुबह डेविस को एहसास हुआ कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी गाड़ी चेक की और जल्द ही एक ट्रैकर ढूंढ लिया। अब उसने तुरंत ही नया फ्लैट ले लिया और जगह बदल दी। उसी वक्त लू ने पार्किंग गैराज में छोड़ी हुई चोर की गाड़ी को ढूंढ निकाला। साथ ही फोरेंसिक्स को वहां खून की एक बूंद मिली। लू ने बड़ी उम्मीद के साथ उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। फिर बाद में डेविस शैरन से एक आर्ट म्यूजियम में मिला,
डिनर के दौरान शैरन ने अपना काम समझाया कि वो अमीर क्लाइंट्स की महंगी चीजों की इंश्योरेंस करती है। तब डेविस ने उसे सच बताया। उनकी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी, वो उसके बारे में पहले से जानता था और एक बिजनेस ऑफर देना चाहता है उसे। मगर शैरन तुरंत समझ गई कि वो एक चोर है। उसने सीधा मना कर दिया और कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है। लेकिन डेविस ने कहा कि तुमने किया होगा, पर जिन अमीर लोगों को तुम इंश्योरेंस दे रही हो उन्होंने तो पक्का नहीं किया। इस पर शैरन खड़ी हुई और वहाँ से चली गई। बाहर डेविस ने उसी राइडर को देखा जो उसका पीछा कर रहा था। उसने तुरंत अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा ली और दोनों के बीच एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। ओरमान काफी देर तक बचकर भागता रहा, लेकिन आखिरकार एक गाड़ी से टकराकर नीचे गिर गया। फिर वो लंगड़ाता हुआ एक पास वाली बिल्डिंग में गया। वहाँ पर डेविस भी पहुंच गया और उसने अपनी बंदूक तानते हुए कहा कि मुझसे दूर रहना, समझा। इसी दौरान हम देखते हैं कि शैरन एक योगा क्लास में लू से टकराई। तभी लू को हाईवे नंबर 101 के पास एक रहस्यमयी आदमी के बारे में कॉल आई। दरअसल हाईवे 101 के पास ही एक दूसरा चोर चोरी कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने गोलियां चलाई तो समझ आया कि ये तो एक बच्चा है। लू का तो मानना था कि उसके हाथ में बंदूक भी नहीं थी, लेकिन उसके साथ ही पुलिस वालों ने फिर भी गोली चलाकर उसे ढेर कर दिया। इसी के साथ उसके बॉस ने सारे पेंडिंग केस ये कह के बंद कर दिए कि इसी लड़के ने सारी चोरी करी थी, यही है वो मेन चोर। उधर इंश्योरेंस ऑफिस में मेलिन को वाहवाही मिल रही थी। असल में मुनरो के साथ जो इंश्योरेंस डील चल रही थी वो आखिरकार पूरी हो गई। सारा मेन काम किया शैरन ने, मेलिन आखिर में डील साइन करके आ गई। इसके बाद शैरन ने चुपचाप मार्क से अपनी प्रमोशन को लेकर बात की, मगर मार्क ने फिर से बात को टाल दिया। जब शैरन ने कहा कि मैं अपने सारे क्लाइंट्स लेके किसी दूसरी कंपनी में चली जाऊंगी, तो उसका बॉस फिल उसकी बेइज्जती करने लगा कि 53 साल की बुढ़िया को कौन लेगा, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। उधर लू को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मिल चुकी थी। फिर वो बड़े ध्यान से उसे स्टडी करने लगा, क्योंकि उसके अंदर एक उम्मीद थी कि शायद इससे सच बाहर आ सकता है। इसी बीच शैरन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले चुकी थी। उसने डेविड से कांटेक्ट किया और कहा कि तुम कुछ प्लान बता रहे थे ना। उसने डेविस को बताया कि एक कुरियर आने वाला है जो मुनरो नाम के एक अरबपति की शादी में 5.5 मिलियन की घड़ियां और हीरे ला रहा है। काफी सारे गार्ड्स आएंगे उस कुरियर के साथ, तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है। लेकिन उनके प्लान में लूप होल भी थे। असल में वो आदमी टैक्स बचाने के लिए कैश में पेमेंट कर रहा था। इसका मतलब था लगभग $1 मिलियन का कैश भी वहाँ पर होगा। ये सुनते ही डेविस तुरंत चोरी के बारे में सोचने लगा। उसने पूछा कि कैश की सिक्योरिटी कैसी होगी, मगर शैरन अभी इस बारे में श्योर नहीं थी। असल में इंश्योरेंस वाले सिर्फ और सिर्फ हीरो को कवर कर रहे थे, तो उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन कैश इससे बाहर था। तब डेविड थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि ये बहुत रिस्की लग रहा था। लेकिन तब शैरन ने बताया कि $11 मिलियन का सामान है वहाँ पे। इतना पैसा जिसके बाद सब कुछ छोड़ सकते हैं वो हमेशा के लिए। मगर डेविस ने कहा कि पैसा तभी मैटर करता है जब तुम उसे लेकर जिंदा बच के निकल पाओ। डीएनए रिपोर्ट में डेविस का नाम आ गया था। अब लू उसके नाम पर लिस्टेड एक एड्रेस पर गया। वहाँ एक औरत ने दरवाजा खोला और लू ने झूठ कह दिया कि मेरा नाम डिटेक्टिव लब्सनिक है, क्या आप डेविस नाम के इस आदमी को जानती हैं? औरत का रिएक्शन देखते ही वो समझ गया कि हाँ ये जानती है। दूसरी ओर डेविस ने एक वॉइसमेल सुना जिसमें वही औरत उसे कॉल बैक करने को कह रही थी। जब डेविस ने उससे बात की तो पता चला कि पुलिस उसके बारे में पूछताछ करने आई थी। डेविस समझ चुका था कि इन्वेस्टिगेशन उसके करीब पहुंच रही है। फिर वो कुरियर की डिटेल्स कंफर्म करने के लिए शैरन से मिला। तब शैरन ने अंदाजा लगाया कि डिलीवरी फ्राइडे या सैटरडे को होगी। संडे को शादी है तो उससे पहले ही हो जाएगी। तब डेविस ने उसे एक डिस्पोजेबल फोन दिया और कहा कि हर कॉल के बाद सिम कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देना। शैरन कहने लगी कि ज्यादा ही फिल्मी नहीं हो रही है, लेकिन डेविस ने कहा कि यही तरीका होता है, फिल्मी कुछ नहीं है इसमें, सबूत नहीं छोड़ने, सफाई से काम करना है। फिर कुछ दिन बाद शैरन ने पूरा डिटेल में प्लान निकाल लिया और ये पूरी बात डेविस को भी बता दी। तभी अचानक से ओरमान वहां पहुंच गया और उसके ऊपर हमला कर दिया। तब डर के मारे शैरन ने उसी कैश और हीरो की डिटेल्स उसे भी दे दी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो सीधा लू के पास चली गई। अपनी जान का खौफ खाते हुए उसने चोरी के बारे में सब कुछ कबूल कर लिया, जिसमें पूरा प्लान, पैसे, सब कुछ शामिल थे। तब लू ने उसे डराना शुरू किया कि तुमने इतनी बड़ी चोरी का प्लान बनाया है तो तुम भी गुनहगार हुई। अगर ये सब ऑफिशियल हो गया ना तो नौकरी तो छोड़ो, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। उसकी सुरक्षा के लिए लू ने उससे कहा कि तुम अपने घर मत जाना और कुछ समय के लिए मेरे घर पर रुक सकती हो। साथ ही उसने कहा कि इस माइक के बारे में मुझे बताओ, हर छोटी से छोटी बात। अब लू ने एविडेंस रूम में जाकर डेविस के खिलाफ सबूत जोड़ने शुरू किए। उसी वक्त डेविस ने माया से कहा कि मुझे काम के लिए शहर छोड़ना पड़ेगा।
माया को महफूज रखने के लिए डेविस ने उसे ज्यादा बात नहीं बताई और इससे चिढ़कर वो रिश्ता तोड़कर चली गई। उसे खोकर डेविस बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। खैर फिर लूट वाले दिन डेविस एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा, जबकि उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ओरमान के पास भी पूरी इंफॉर्मेशन है और साथ ही लू भी उसके प्लान के बारे में जानता है। डेविस बड़ी चालाकी से ड्राइवर के पास गया और उस पर बंदूक तान कर उसे किडनैप कर लिया। अब वो खुद ड्राइवर बनकर कुरियर को लेने जाने वाला था। वहीं लू मिस्टर फॉस्टर के नाम से अंडरकवर बैंक कुरियर से मिला। अब वो घड़ियों और हीरो वाला बैग लेकर खुद कुरियर बन के आ गया। गाड़ी में नकली ड्राइवर और नकली कुरियर दोनों चले हुए थे। जल्द ही वो उस होटल में पहुंच गए जहां मुनरो रुका हुआ था। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, डेविस ने तुरंत बंदूक निकालकर सबको नीचे बैठने को कहा। साथ ही कहा कि वो कैश निकालो जो तिजोरी में भरा हुआ है। जब लू डेविस के कहे मुताबिक ब्रीफकेस से घड़ियां और हीरे निकालकर उसके लिए एक बैग में भरने लगा तो पता चला उसने अंदर एक बंदूक रखी हुई थी। वो उसने निकालकर डेविस पर तान दी और बताया कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, सरेंडर कर दे। इस पर डेविस ने कहा कि मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, मैं अब जाकर अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहता। हालात बहुत टेंस हो गए और तभी ओरमान अंदर घुसा और उसने दोनों पर ही बंदूक तान दी। डेविस से बिल्कुल उलट ओरमान वायलेंस में पूरा मानता था। उसने बिना रुके मुनरो को गोली मार दी। इसी अफरा तफरी में डेविस ने वापस फायर किया और ओरमान को मार डाला। आखिरकार सब कुछ खत्म होने के बाद लू ने डेविस से कहा कि मैं जानता हूँ तुम ही हाईवे 101 वाले चोर हो, तुमने कभी किसी को खरोंच तक नहीं मारी, आज मेरी जान बचाने के लिए एक आदमी को मार दिया। लू का दिल बदल गया कि डेविस एक अच्छा इंसान है जिसे समाज की वजह से चोर बनना पड़ा। उसने कहा कि जल्दी से जो ले जा सकते हो ले जाओ। साथ ही उसने मुनरो से कहा कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना, वरना ऐसी टैक्स चोरी की इंक्वायरी बैठवाऊंगा तेरे ऊपर कि जेल में चक्की पीसेगा बुड्ढे। उसने बैकअप को बुला लिया ये कहकर कि एक आदमी लूट खसोट करने आया था, उसे मैंने मार दिया है, साथ में मिस्टर मुनरो को गोली लगी है। आखिर में डेविस ने अपने वादे मुताबिक लगभग $3 मिलियन शैरन को भिजवा दिए और अपनी चमचमाती हुई गाड़ी लू के लिए छोड़कर चला गया। उसने माया को भी चिट्ठी भेजी जिसमें उसके बचपन की एक फोटो थी, तो शायद हीरोइन भी मानी जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।